Accountancy for SYGC students of Maharashtra as per revised syllabus from 2021. Now students, in the last video I had started with the first question of partnership final account. I hope आपको समझा होगा. Okay, कुछ भी अगर doubt है so please do mention in the comment box. I will try to solve it in my level best. Okay, और अगर कुछ भी doubt अगर आपको तभी भी नहीं solve होता है so you just tell me. I will put it in the next video. Okay, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगी. Now today we'll start with our second question. ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट भी किया. थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन. ऐसे अप्रिशिएट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ. ठीक है, और हम लोग डिटेल में ये चैप्टर स्टडी करेंगे. मैं पूरा आपको प्रैक्टिस दूंगी. ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ कि सिर्फ 4-5 सम सॉल्व करके हम लोग छोड़ देंगे टॉपिक. पूरा अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक, फिर ही मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ूँगी. ठीक है, सो आज का हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है. प्लीज नोट डाउन, पॉज योर वीडियो स्क्रीन एंड देन नोट डाउन द एंटायर क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसी में से मैं ले रही हूँ. ओके, द लास्ट वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया, ओके, वो भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 1 है जो पेज नंबर 24 पे आपको मिलेगा. And this is the illustration number 4 which is on page number 32. okay, वहाँ पे कुछ प्रिंटिंग एरर्स है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस में परचेसेस के बाजू में आपको दिया हुआ है सैलरीज. ठीक है, तो वो सैलरीज कट करना है. उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5 में एडमिटेड का स्पेलिंग रॉन्ग है और 6000 जो वैल्यू है उसके आगे रुपीज़ का साइन नहीं है. तो ये छोटी छोटी कुछ प्रिंटिंग एरर्स है, लेकिन मैंने ये जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ नहीं लिया है. आई हैव मेड सम चेंजेस इन दिस, इन ट्रायल बैलेंस एज वेल एज इन दी एडजस्टमेंट्स. ओके, सो डू नोट डाउन दिस क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा. नाउ लेट्स डू द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन. Second question is, Mr. Piyush and Mr. Arun are partners sharing profit and losses in their capital ratio. Now capital ratio में वो लोग शेयर कर रहे हैं. अभी capital ratio किससे निकलेगा? उनके capital value से निकलेगा. Right? So how to calculate this? I'll show you in the working note. Okay. Now you are required to prepare the trading and profit and loss account and balance sheet as on that date. So now again we have to find out from the question that we are supposed to prepare the partner's capital or a current account. So as I had told you in the last video, that if there is a current account balance is given on the debit side or on the credit side of the trial balance, then we are supposed to prepare the current account. तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा? फिक्स कैपिटल मेथड हो जाएगा. लेकिन इस क्वेश्चन में भी करंट अकाउंट का बैलेंस दिया नहीं है. राइट, तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मार्किंग करना. सबसे पहले ऑन द डेबिट साइड हमें क्या दिया हुआ है? स्टॉक. नाउ स्टॉक जो है वो 1 अप्रैल का है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक है, तो ये कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. देन नेक्स्ट है परचेसेस. परचेसेस भी कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. देन सैलरीज कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड. देन वेजेस कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. कैरेज, ओनली कैरेज इज गिवन. सो कैरेज, सिर्फ अगर आपको कैरेज दिया है तो ये कौन सा एक्सपेंसेस है? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड का, यानी कि ये परचेसेस पे हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अप्लाई किया है. देन पावर एंड फ्यूल, अगेन इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, तो ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. फ्रेट आउटवर्ड, सो फ्रेट आउटवर्ड वर्ड दिया है, तो आउटवर्ड मतलब वो कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. यानी फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा. ओके, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं भाड़ा, जैसे बस का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा. तो जब हम लोग लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? फ्रेट. सो नाउ दिस फ्रेट वी हैव पेड ऑन सेल्स. आउटवर्ड का मतलब होता है सेल्स, तो यानी ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस का एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड. सन्ड्री डेटर्स एसेट में जाएगा. फर्नीचर एसेट. लीज होल्ड प्रॉपर्टी, यानी कि लॉन्ग टर्म अगर हम लोगों ने ड्यूरेशन के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी भाड़े पे ली है तो उसे बोला जाएगा लीज होल्ड प्रॉपर्टी. राइट, सो उतने ड्यूरेशन के लिए वो हमारा क्या है? एसेट. इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है? एसेट होता है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. देन एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है फॉर 3 years. अगर आप अभी देखोगे कि इन्वेस्टमेंट पे हमें ना परसेंटेज दिया है ना डेट दिया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एनी इंटरेस्ट ऑन दैट.
ओके, बट यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में हमें फॉर 3 years लिख के दिया हुआ है, आई मीन देयर इज अ हिडन एडजस्टमेंट। ओके, नाउ 3 years के लिए पेमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, हम तो अकाउंटिंग जो ईयर होता है वो हमारा 1 साल का होता है। ओके, सो 2 years का क्या हो गया, प्रीपेड। सो पहले तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा, प्रीपेड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, मुझे यहाँ पे जगह दिख रहा है, तो प्रीपेड ऑलवेज क्या होगा, लेस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट में से क्या हो जाएगा, माइनस। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा एसेट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। देन यहाँ पे एक डॉट भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो डॉट जहाँ पे है उसका मतलब कि मुझे वहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, तो उसका एक लाइन मुझे क्या करना है, लीव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक डॉट कर दीजिए, या राइट टिक मार्क कीजिए, या स्टार कीजिए, जो आपको समझ में आता है। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट साइड फॉर्मूला। जब भी बैड डेट्स आएगा वी हैव टू ऑलवेज राइट द बैड डेट्स फॉर्मूला। ओके, देन कमीशन, कमीशन कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड हमारे लिए क्या है, एसेट। कैश एट बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट। फिक्स डिपॉजिट भी हमारे लिए क्या है, एसेट। ठीक है, उसके बाद अभी क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया है, तो पार्टनर्स कैपिटल ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, तो PCC दोनों का ही उसमें जाएगा, पीयूष और अरुण का। उसके बाद हमें दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज में जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम। तो इनकम है तो कहाँ पे जाएगा, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड, सो PC। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो हम टेम्पररी लोन लेते हैं। ओके, ऑन करंट अकाउंट में ये जो फैसिलिटी दी होती है कि हम लोग पैसा एक्सेस में भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास जीरो बैलेंस है तो भी, तो उसकी एक लिमिट के हिसाब से, तो ये हमारा एक टेम्पररी लोन है, तो ये लायबिलिटीज में जाएगा। और सेल्स कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। राइट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देन एडजस्टमेंट्स, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वॉज कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस 35,000। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, तो हमने एक रूल सीखा है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, तो लेस है मतलब मुझे कौन सा वैल्यू लेना है, 35,000 वाला मुझे वैल्यू लेना है। समझ में आया ये आपको, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट क्या होगा, एक तो जाएगा एसेट्स में जाएगा और दूसरा इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। समझ में आया ये आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल। अभी फिक्स डिपॉजिट कहाँ पे है, एसेट्स में है, अब उस पर हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिला हुआ है, राइट। तो हमें क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, तो यानी मिलना बाकी है, मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया ये हमारा, है ना। सो आउटस्टैंडिंग इनकम ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा, बराबर है। ऐड कहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हमने P&L में ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, सो ऐड टू हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट में हम लोग ऐड कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको हिडन एडजस्टमेंट जब एक्सप्लेन किया था तब भी समझाया था, लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें ऐड नहीं होगा, उसे आपको हमेशा सेपरेटली लिखना है, राइट। बिकॉज अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें भी हम दो तरीके से इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में एक तरीका होता है दैट इफ फॉर एग्जांपल आई हैव डिपॉजिटेड 1,00,000 रुपीज़, उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं चाहूँगी कि मुझे इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं एक साथ में ही अमाउंट लूँगी आफ्टर 1 ईयर। सो मेरा मुझे 1 ईयर विथ अमाउंट मिलेगा, तो उस केस में 10,000 हम ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा केस ऐसा भी होता है कि मैंने फिक्स डिपॉजिट रख दिया है लेकिन मुझे इंटरेस्ट उसके साथ नहीं चाहिए, मुझे इंटरेस्ट सेपरेटली मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए एज एन रेगुलर इनकम। समझ में आया, ठीक है। इसीलिए कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी है तो ऑलवेज कोई भी अगर इनकम होता है इन्वेस्टमेंट्स पे, कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो, तो उसका आपको इंटरेस्ट या जो भी इनकम है वो सेपरेटली नोट डाउन करना है। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। इसलिए मैं फिक्स डिपॉजिट पे कोई भी टिक मार्क यहाँ पे नहीं करूँगी, आई विल जस्ट पुट अ टिक मार्क ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, सो आई हैव मेड वन डॉट ओवर हियर। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो इंटरेस्ट में हम ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 1,000 मिल चुका है,
1200 मिलना बाकी है, राइट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे उसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, विल राइट इट सेपरेटली एज आर रेगुलर आउटस्टैंडिंग इनकम। ओके, देन प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। नाउ प्रोवाइड आरडीडी मतलब ये क्या है, न्यू आरडीडी। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन जब डेटर्स पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किए तो वहाँ पे हमें अदर एडजस्टमेंट्स भी दिए थे, फिर हमें फर्दर बैड डेट्स भी दिया था और फिर हमने न्यू आरडीडी कैलकुलेट किया था। तो ये एक डेटर्स का सीक्वेंस है। नाउ इन दिस क्वेश्चन टिल नाउ हमें अदर एडजस्टमेंट भी नहीं दिया है और मुझे फर्दर बैड डेट्स भी नहीं दिखा, राइट। सो डायरेक्टली मुझे अभी ये न्यू आरडीडी की इंफॉर्मेशन मिली है, सो आई विल जस्ट टिक मार्क अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। ओके, सो न्यू आरडीडी है, उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड फॉर्मूला में जाएगा और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, डेटर्स हमारा कहाँ पे होता है, एसेट्स में। समझ में आया ये आपको, राइट। सो आई विल जस्ट पुट अ टिक मार्क ऑन डेटर्स लाइक दिस, वन डॉट आई हैव ऑलरेडी पुट इट। सो बैड डेट्स पे मुझे कोई मतलब डॉट्स करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एज ऑफ आई एम गोइंग टू राइट द एंटायर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट इज डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है हमें, राइट। तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा, पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड और दूसरा होगा लेस फ्रॉम एसेट, राइट। सो फर्नीचर पे भी एक टिक मार्क कर दीजिए लाइक दिस, पुट वन डॉट, राइट, और अ स्टार और एनी बुलेट मार्क। ओके, then next is goods of rupees 8,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 6,000 only। ये भी मैंने आपको एडजस्टमेंट करवाया हुआ है जहाँ पे हम लोगों को 3 जगह पे इफेक्ट देना पड़ेगा, समझ में आया। एट 3 places वी हैव टू पोस्ट दिस एंट्री बिकॉज हमें टोटल गुड्स कितने का लॉस हुआ है, 8,000 का। तो जब भी बिजनेस में से गुड्स जाएगा, ओके, सबसे पहले हम लोग कहाँ पे इफेक्ट देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब उसमें से 6,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला है, राइट। सो एनी सॉर्ट ऑफ अमाउंट रिसीवेबल इज माई एसेट, लेकिन मुझे पूरा पैसा तो नहीं मिला। सो 2,000 इज अ मॉनिटरी लॉस विच आई हैव टू बेयर। तो वो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो आई विल जस्ट नोट डाउन द इफेक्ट टीसी, ओके, एसेट एंड पीडी। ओके, समझ में आया ये आपको। अब ये जो गुड्स है उसका कोई रिलेटेड अकाउंट यहाँ पे नहीं है तो मुझे टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ रुपीज 6,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन, ओके, हम लोगों ने किया था अनरिकॉर्डेड सेल्स, अब यहाँ पे क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। सो अनरिकॉर्डेड परचेसेस का इफेक्ट क्या होगा, एड टू परचेस एंड एड टू क्रेडिटर्स। ओके, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एड टू परचेस एंड एड टू क्रेडिटर्स। परचेसेस हमारा कहाँ पे होता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एंड एड टू क्रेडिटर्स, राइट, ये हमारा होता है लायबिलिटीज में, राइट। सो एक डॉट मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स पे करके रखा हुआ है और एक डॉट मैंने यहाँ पे परचेसेस पे करके रखा हुआ है। समझ में आया आपको, आई होप यहाँ तक आपको पोस्टिंग और एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट क्लियर हो गए हैं। ओके, चलिए आप आपकी नोटबुक में ये फॉर्मेट रेडी कर दीजिए जो मैंने इस तरीके से आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था, दैट 12 to 15 लाइन्स का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओके, मिनिमम 20 लाइन्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 7 to 8 लाइन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मेट रेडी कर दीजिए और ये सारे फॉर्मेट्स में आपको प्रॉपरली हेडिंग देना है, डेबिट क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, राइट। तो हमारा ईयर कौन सा है, 2019। ओके, सो यहाँ पे हम 2019 लिख देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ही हमें क्या लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है। नाउ ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर ही हमें क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ, अभी यहाँ पे एंटरप्राइज का नाम कुछ नहीं दिया है, पार्टनर्स के नाम दिए हैं, सो हम लोग वैसे ही लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीयूष एंड अरुण। अगर हमें दिया होता किसी पार्टनरशिप फर्म ऐसे पीयूष एंड अरुण एंटरप्राइज, ओके, या फर्म, तो हम लोग वैसे लिखते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है तो दोनों पार्टनर्स के आपको क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप ईयर डाल दीजिए। बाकी सब चीज़ें मैंने लिख के रखी है, आपको पूरा प्रॉपरली लिखना है, राइट। पार्टनर्स कैपिटल में फॉर द ईयर एंडिंग कुछ भी नहीं आएगा। बैलेंस शीट में आपको लिखना है 31st March 2019। ओके,
तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट रेडी हो गया। सब कुछ आपको अच्छे से लिखना है। पार्टनर्स कैपिटल में आप पार्टनर्स के नाम लिख दीजिए, अमाउंट, रुपीज़ का साइन, एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी प्रॉपर इन योर फॉर्मेट। ठीक है, अभी मैं सब यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिख रही हूँ बिकॉज मेरे लिए वो टाइपिंग के लिए ईजी हो जाता है। अदरवाइज साइमल्टेनियसली सब कुछ एक साथ करना यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर में पॉसिबल नहीं है। आपको एग्जाम में सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे एफआई जैसे में सिखाया गया था वैसे ही आप प्रॉपरली इस फॉर्मेट से लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्या दिया है स्टॉक। तो स्टॉक कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 ओपनिंग स्टॉक। आउटर कॉलम में जाएगा वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है 30,800। ओके, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद 2 परचेसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए, फिर परचेसेस ही होना चाहिए ना। परचेसेस पे इस बार एडजस्टमेंट है, सो राइट इट इन द इनर कॉलम। ठीक है, लीव 1 लाइन। अब उसके बाद तो हमें क्या दिया हुआ है, सैलरी। सैलरीज जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हमेशा पहला लाइन लीव कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज हमें नहीं पता कि ग्रॉस प्रॉफिट आएगा कि ग्रॉस लॉस आएगा। ठीक है, सो 2 सैलरीज। आउटर कॉलम में जाएगा 5,000 एज देयर इज नो एडजस्टमेंट। Then wages. Wages will be returned on the trading account debit side. 2 wages, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आउटर कॉलम में जाएगा 7,500। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है कैरेज, 2 कैरेज। आउटर कॉलम में जाएगा 3,000। ओके, उसके बाद हमें दिया है 2 पावर एंड फ्यूल। सो 2 पावर एंड फ्यूल, the value is 2,500 in the outer column. ओके, उसके बाद हमें दिया है फ्रेट आउटवर्ड, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। सो फ्रेट आउटवर्ड आउटर कॉलम में 700। ठीक है, उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। आउटर कॉलम में 1,250। ओके, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स। नाउ सन्ड्री डेटर्स जाएगा एसेट्स में। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स हम लोग लिख देते हैं। नाउ सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू क्या है, वो इनर कॉलम में जाएगा बिकॉज इस पर एक एडजस्टमेंट है 43,000। इस बार सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, दैट इज ऑफ न्यू आरडीडी। लीव 1 लाइन। देन फर्नीचर। ओके, इफ देयर इज 1 एडजस्टमेंट देन यू हैव टू लीव 1 लाइन ओनली। ओके, नाउ फर्नीचर ऑल्सो हैज एन एडजस्टमेंट, सो 20,000 इनर कॉलम। देन लीव 1 लाइन। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी कहाँ पे जाएगा, एसेट्स में ही जाएगा। सो आउटर कॉलम में हम लोग लिख देते हैं 25,000। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है इन्वेस्टमेंट, वो भी एसेट्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगेन आउटर कॉलम एज देयर इज नो एडजस्टमेंट। ओके, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो we will write in the outer column the amount of the traveling expenses is 3,450. Okay, then advertisement. So 2 advertisement. Okay, उस पे hidden adjustment है, amount है 30,000 inner column. Right, अभी जो advertisement है वो 3 years के लिए पे किया गया है। आपको working note में भी मैं बता देती हूँ। 30,000 we have to divide by what, 3 years. ठीक है, so आप 30,000 को डिवाइड बाय 3 years करोगे, सो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 10,000 पर एनम। ओके, तो हमारे लिए प्रीपेड वैल्यू कितने साल का है, 2 years का है। तो अगर आप उसे मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 20,000। सो 20,000 इज योर प्रीपेड वैल्यू। समझ में आया ये आपको, राइट। सो प्रीपेड वैल्यू है, चलिए हम उसे लिख देते हैं यहाँ पे। प्रीपेड ऑलवेज क्या होगा, लेस। सो लेस प्रीपेड। ठीक है, यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट का जो है वो अलग आपको जो कलर है उससे आपको समझा रही हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, सो आपको ये एग्जाम में फॉलो नहीं करना है। यू हैव टू ऑलवेज यूज ओनली 1 इंक कलर, दैट इज ब्लू और अ ब्लैक, और कोई कलर पेन आप यूज कर सकते नहीं हो। एंड यू हैव टू ऑलवेज यूज ओनली 1। ओके, ड्यूअल कलर्स यूज करके आप आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए लेस प्रीपेड कर दिया मैंने 20,000 यहाँ पे। अब उसके बाद उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, एसेट। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट
आउटर कॉलम में जाएगा 20,000 जो मेरा प्रीपेड वैल्यू है. ओके, देन बैड डेट्स. सो 2 बैड डेट्स. ओके, बैड डेट्स का वैल्यू हमारा कितना है 500, जो हमें हमेशा पहला जो बैड डेट्स है वो ट्रायल बैलेंस से ही मिलेगा. उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, ऐड फर्दर बैड डेट्स. उसके बाद क्या होता है, ऐड न्यू आरडीडी. ओके, उसके बाद वन लाइन लीव करके हमें क्या लिखना है, लेस ओल्ड आरडीडी. राइट, तो ये फॉर्मूला हमें भूलना नहीं है. ओके, सो टू बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी एंड लेस ओल्ड आरडीडी. ये भी भूलना नहीं है कि बैड डेट्स, टू बैड डेट्स हमेशा ट्रायल बैलेंस, फर्दर बैड डेट्स न्यू आरडीडी ऑलवेज एडजस्टमेंट्स एंड लेस ओल्ड आरडीडी ऑलवेज ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, टैट. ओके, टैट है जहाँ से हमें ये चीज़ें मिलेगी. ठीक है, उसके बाद क्या है, कमीशन. सो टू कमीशन. सो कमीशन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं. आउटर कॉलम में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 1800. ओके, देन नेक्स्ट इज कैश इन हैंड. कैश इन हैंड आउटर कॉलम में जाएगा 7000. देन कैशियर बैंक आउटर कॉलम में जाएगा 20,000 बिकॉज इस पे किसी पे भी एडजस्टमेंट नहीं है. ओके, देन फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट इज आर इन्वेस्टमेंट. सो फिक्स डिपॉजिट भी हम लोग आउटर कॉलम में ही लिखेंगे. उसके ऊपर कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. एडजस्टमेंट जो दिया है वो हम लोग उसका इफेक्ट देंगे, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो उसे सेपरेटली ही लिख देंगे. ठीक है, तो ये डेबिट साइड का हमारा इफेक्ट कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड. नाउ क्रेडिट साइड पे सबसे पहले हमें क्या दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोगों ने लिख दिया. नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में पीयूष का 80,000 का वैल्यू है, सेम वे अरुण का भी 80,000 का कैपिटल है. ओके, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटीज में. फर्स्ट 5 लाइन्स यहाँ पे लीव कर दीजिए, उसके बाद लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स. ओके, इनर कॉलम में जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑन इट. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. सो ऑलवेज लीव फर्स्ट लाइन बाय interest received on fixed deposit. Okay, inner column 1000 as there is an adjustment on it. Then bank overdraft. क्रेडिटर्स के बाद एक लाइन छोड़ना है, भूलना नहीं है. ओके, सो बैंक ओवरड्राफ्ट, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो विल राइट इट इन द आउटर कॉलम 10,000. देन सेल्स. सेल्स विल बी return on the trading account credit side. So buy sales, outer column, as there is no adjustment on sales this time. Okay, so I hope you must have understood. Okay, हमने पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कंप्लीट किया विथ हिडन एडजस्टमेंट्स. ओके, नाउ अभी हम लोग जो अदर एडजस्टमेंट्स है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन हैंड on 31st March 2019 was cost price 40,000 and market price 35,000. तो हमें कौन सा वैल्यू लेना है, 35,000, whichever is less. ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में आप यहाँ पे लिख दो फोर्थ लास्ट लाइन में बाय क्लोजिंग स्टॉक. ओके, आउटर कॉलम में जाएगा 35,000. देन क्लोजिंग स्टॉक हमारा अनसोल्ड गुड्स है तो हमारा एसेट है, तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 35,000 आउटर कॉलम. ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ₹1,200 इज स्टिल रिसीवेबल. सो आउटस्टैंडिंग इनकम है, तो यहाँ पे मैं उसे ऐड कर देती हूँ. ऐड क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं, आउटस्टैंडिंग. ओके, सो आउटस्टैंडिंग मेरा वैल्यू कितना है 1,200. सो 1,200 है तो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू 2,200. ठीक है, अब उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, व्हाट विल बी द सेकेंड इफेक्ट, इन दी एसेट, बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो मुझे वैसे ही लिखना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. यू कैन ऑल्सो राइट इंटरेस्ट ड्यू ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. Okay, meaning is the same. So 1,200 outer column में जाएगा. Okay,
Then third adjustment, provide RDD at 2.5% on sundry debtors. Now, as we discuss the entire question, हमें कहीं पे भी अदर एडजस्टमेंट नहीं मिला, ना फर्दर बैड डेट्स दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. डेटर्स में सब कुछ कंपल्सरीली लिखना ज़रूरी नहीं है, बस हमें सीक्वेंस वाइज जाना है. अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो ऑफकोर्स हम लोग डायरेक्टली सबसे पहले क्या करेंगे, लेस कितना परसेंटेज हमें बोला है, 2.5% बोला है. सो 2.5% न्यू RDD. ऑलराइट, सो 43,000 का यही हमारा नेट डेटर्स है, उसी पे हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि और कोई एडजस्टमेंट नहीं है. सो उस पर हमें 2.5% कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, 43,000 इंटू 2.5 अपॉन 100 करके भी कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि 43,000 का 10% कितना होता है, 4,300. समझ में आया ये आपको? ठीक है, अभी यहाँ पे आप जस्ट लिखते जाइए कि 10% मेरा वैल्यू कितना होता है, 4,300 होता है. अगर मैं इसका हाफ करूँ 5%, जो 5% वैल्यू है वो कितना होगा, उसका हाफ कर दीजिए 4,300 का, तो 2,150. ठीक है, अब उसी के नीचे हम लोग लेते हैं 2.5%. सो उसका यानी 2,150 का अगर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,075. समझ में आया ये आपको? तो ऐसे भी आप ये कैलकुलेशन दिमाग में कर सकते हैं. ओके, अब 1,075 इज माई न्यू RDD. समझ आए आपको? राइट ना, उस वो 43,000 में से 1,075 में माइनस करना है, तो हमारा आउटर कॉलम में बैलेंस कितना हो जाएगा, 41,925. ओके, अभी ये जो न्यू RDD है वो कहाँ पे लिखना है हमें, फॉर्मूला में. ना फर्दर पैरेंट्स इज नॉट गिवन. राइट, जब तक हमें ये पूरा फॉर्मूला समझ में नहीं आ जाता, आ नहीं जाता है, तब तक ये पूरा फॉर्मूला हमें लिखना है. अगर कोई चीज़ नहीं दी है तो वहाँ पे डैश डाल दो. ठीक है, सो 1,075 मेरा वैल्यू हो गया. ओके, अभी यहाँ पे 500 प्लस 1,075, तो मेरा टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,575. राइट, सो ओल्ड RDD उसमें से मुझे लेस करना है, लेकिन वो भी हमें कुछ भी दिया नहीं है. राइट, सो मेरा आउटर कॉलम में एज इट इज कितना वैल्यू जाएगा, 1,575 इज माई टोटल बैड डेट्स. ओके, समझ में आया ये आपको? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% पर एनम. ओके, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमें. सो डेप्रिसिएशन में लिखे लेस 5% depreciation. सो 5% ऑफ 20,000, वैसे ही कैलकुलेट कीजिए. 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000. तो 2,000 का हाफ कितना होगा, 1,000. ठीक है, सो 20 में से 1,000 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 19,000. सो एक इफेक्ट हो गया लेस फ्रॉम एसेट, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. अब ये एक ही है तो मुझे उसे उसके नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो आई विल जस्ट राइट डायरेक्ट इन द आउटर कॉलम 1,000. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ओनली. तो यहाँ पे मुझे 3 अलग अलग जगहों पे इसकी इफेक्ट्स दिखानी है. पहले तो बिजनेस में से गुड्स गया, तो बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर या डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यू कैन राइट. आउटर कॉलम में जाएगा, टोटली हमारा गुड्स कितने का लॉस हुआ है, 8,000. ओके, देन आई हैव इनकर्ड अ लॉस एज वेल. तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, टू लॉस बाय फायर. यहाँ पे गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में गुड्स वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुड्स तो 8,000 का ही जला है. राइट, सो दैट गुड्स हैज बीन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. हियर यू आर शोइंग अ मॉनेटरी लॉस, क्योंकि 8,000 जो गुड्स आपने वो खरीदा या बनाया, उसका जो पैसा है उसमें से आपको सिर्फ 6,000 ही रिकवर हो रहा है. ओके, सो 2,000 इन द आउटर कॉलम. देन जो आपको मिलने वाला है वो आप कहाँ पे लिखोगे, एसेट्स में. सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल. ओके, सो द अमाउंट विल बी इन द आउटर कॉलम 6,000. ओके, समझाइए आपको. नेक्स्ट,
Goods of ₹6,000 were purchased on credit but no entry was found in the books of accounts. यानी ये एंट्री हमने पास ही नहीं की थी, कंप्लीट ओमिशन हो गया, रिकॉर्ड ही नहीं हुई ये एंट्री. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परचेज में क्या कर देंगे, ऐड. सो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेज. ओके, अनरिकॉर्डेड परचेज है ये हमारे लिए. सो इनर कॉलम में हम लोग लिख देते हैं 6,000 और आउटर कॉलम में इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐड करना है तो 86,000. ठीक है. दूसरा, क्रेडिट पे खरीदा है तो यानी सप्लायर्स में भी क्या करना पड़ेगा, ऐड. और हमारे सप्लायर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स. ओके, सो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ऐड करना है. सो यहाँ पे लिख दीजिए ऐड. अगेन सेम वे, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेज 6,000. सो टोटल करके आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा, 26,500. ओके, तो हमारे सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. अभी हमें क्या करना है, बैलेंसिंग यानी टोटल करना है. सबसे पहले हम लोग किसका टोटल करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का. ठीक है. सो यहाँ पे मैंने टोटल लिख दिया. ओके, अभी सेम वे पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी टोटल लिखना है और मुझे चेक करना है कि विच साइड इज हायर. ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, ये मैंने एक लाइन इसलिए ब्लैंक रखा है. सो विद द पेंसिल यू ऑल्सो कैन डू दिस. अभी आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ का टोटल करो कि ये 1,28,000 है, राइट, और प्लस 35,000 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1,63,000. सो पेंसिल से मैं यहाँ पे लिख दूँ कि क्रेडिट साइड का मेरा जो टोटल है वो 1,63,000 है. ठीक है, कि ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि आसपास का ही अमाउंट है, तो मैंने यहाँ पे 1,63,000 लिख दिया. अब मैं यहाँ का टोटल करूँ तो कैसे करूँगी, मैं यहाँ पे लास्ट पोजीशन क्या है, 0, सेकंड पोजीशन में भी 0 है, थर्ड पोजीशन पे 8 + 5 + 5 यानी कितना हो गया, 18. ओके, कैरिड 1 हो गया तो 7 7 14 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19. ओके, कैरिड 1 हो गया यानी कि कितना हो गया, 12. सो मतलब मेरा टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 1,29,800 मेरा टोटल हो गया डेबिट साइड का. समझाइए आपको, ठीक है. सो अगर आप ऐसे पेंसिल से दोनों तरफ दोनों का टोटल लिख देते हो तो आपके लिए कंपैरिजन इजी हो जाएगा कि विच साइड इज हायर. सो क्रेडिट साइड इज हायर, तो टोटल में मुझे क्या लिखना है, 1,63,000. ओके, यहाँ पे भी मैं लिख दूंगी 1,63,000. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऊपर सिंगल और नीचे डबल अंडरलाइन करना मत भूलिए. ओके, ऊपर सिंगल और नीचे डबल अंडरलाइन. मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बोला था कि यहाँ पे मेरे पास पेन पेंसिल जैसा कोई टूल अवेलेबल नहीं है जिससे मैं कर पाऊँ, राइट. सो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे दी हूँ, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ओके, तो जिससे आपको टोटल हाईलाइट हो. जैसे अगर आप ऊपर सिंगल और नीचे डबल अंडरलाइन करते हो, दैट मीन्स इट इज़ अ फुल स्टॉप. ये ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. ये तो हमने जो नीचे टोटल लिखा है वो पेंसिल से लिखना है ताकि हम उसको रब करते बाद में. ठीक है, अभी 1,63,000 में से 1,29,800 मुझे क्या करना है, माइनस. तो माइनस होगा तो वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 33,200. ओके, तो ये मेरा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. ओके, और ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. समझाइए आपको. ओके, तो 33,200 इज माई ग्रॉस प्रॉफिट. देन ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में मिला है तो ये ऑपोजिट साइड पे ट्रांसफर होगा ऑन द क्रेडिट साइड. तो यहाँ पे मुझे लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 33,200. ओके, होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन यहाँ पे अभी प्रॉफिट एंड लॉस में अगेन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल, राइट. अभी टोटल यहाँ पे मुझे दोनों तरफ लिखना है एंड आई हैव टू चेक विच साइड इज हायर. सेम वे अगेन मुझे टोटल करना है. यहाँ पे 33,200 प्लस 2,200 है, तो पेंसिल से वापस मैं टोटल के नीचे एक मैंने लाइन एक्स्ट्रा छोड़ के रखी हुई है जहाँ पे मैं लिख दूंगी 35,400. क्रेडिट का टोटल है, अब मुझे डेबिट का टोटल करना है, राइट.
सो द सेम वे यू कैन डू इट। लास्ट पोजीशन पे चेक करो कि क्या है 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 बराबर है। देन उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या है, ओके वैसे ही आपको लिखना है 5 हो गया। फिर सेकंड पोजीशन पे 5 5 10 हो गया, ओके 17 हो गया, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 7, राइट। अब 17 है तो कैरिड 1 हो गया, यहाँ पे 7 + 1 8 10 14, 14 + 5 19, 19 + 8 कितना हो जाएगा आपका 27, राइट। सो अगेन मेरा क्या हो गया 7, सो 2 कैरिड हो गया, सो 5 + 2 7 8 11 12 13 14 15 और 16, राइट। तो मेरा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 6 और कैरिड 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यानी मेरा यहाँ पे टोटल आ रहा है 26,775, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, क्रेडिट बैलेंस इज मोर, तो क्रेडिट बैलेंस इज मोर, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है 35,400 ही टोटल में आएगा, समझ में आया। तो यहाँ पे भी टोटल में 35,400 ही लिखना है, ठीक है। ऊपर सिंगल नीचे डबल अंडरलाइन, ओके। तो दिस इज योर फाइनल टोटल। नीचे जो वैल्यू लिखा है वो हमने सिर्फ पेंसिल से लिखा है अपने कैलकुलेशन के लिए। और 35,400 में से 26,775 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे बैलेंस क्या मिलेगा 8,625, राइट। तो ये हमारा क्या है नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, ओके। उसके लिए हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दोनों के क्या लिखने हैं नाम, पीयूष और अरुण। अभी यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्या बोला था, एज पर कैपिटल रेशियो। नाउ कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमें उसे कैलकुलेट करना है। अभी कैपिटल रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ दोनों का जो कैपिटल है वो कितना है 80,000, राइट। सो यहाँ पे जब भी आपको ऐसे रेशियो निकालना है तो 80,000 80,000, तो कॉमन 4 जीरो कैंसिल कर दिए, तो हमारे लिए क्या बचता है, यहाँ पे हमारे लिए बचता है 8:8, समझा ये आपको, ठीक है। अभी उसके बाद अगर हम 8:8 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1:1, राइट, समझा। तो 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8, अभी 1 1 जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं है, यानी अगेन ये रेशियो कौन सा हो गया इक्वल, ओके। सो अभी इक्वल है तो हमारा नेट प्रॉफिट का जो वैल्यू है ये 0 ऑटोमेटिकली आ रहा है, जस्ट इग्नोर दैट 0, इट इज़ 8:8 एंड 1:1, ओके। तो नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा वैल्यू कितना है 8,625, 8,625 को आप डिवाइड करो, डिवाइड बाय आप 2 करो, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिलता है, अगर आप डिवाइड करते हो सो व्हाट विल बी द आंसर, फाइंड आउट, ओके। योर आंसर विल बी 4,312.5, 4,312.5 आएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही आंसर आया था, तो हमने किसी को 1 रुपया ज़्यादा दे दिया था क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, राइट। तो हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करके ही लिखना है, पॉइंट में आंसर नहीं लिखना है। सो 4,313 किसी को दे देंगे और एक को 4,312, राइट। सो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ही हम लोग जाते हैं, और पीयूष को हम लोग दे देते हैं 4,313 और 4,312, राइट। तो 3 + 2 5 हो गया लास्ट में हमारा मैच, ओके। ये 0.5 आएगा तो किसी एक को आप 1 रुपया ज़्यादा दे दो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप किसी को भी दे सकते हो। चलिए अभी ये हमारे लिए प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट ऑपोजिट साइड पे पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। अमाउंट है 4,313, यहाँ पे 4,312, ओके। और ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट, राइट। चलिए अभी यहाँ पे और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सो आई विल जस्ट राइट द टोटल हियर, टोटल मैं कर देती हूँ यहाँ पे, और कैपिटल है तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही ज़्यादा होगा, सो माय टोटल इज़ 84,313।
डेबिट में कुछ है ही नहीं तो मुझे यही देखना है, और वैसे भी कुछ होता तो भी कैपिटल ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, यानी क्रेडिट का टोटल ही ज़्यादा होगा। ओके, सो यही टोटल मुझे यहाँ पे भी लिखना है। सो आई जस्ट मेंशन दिस, और अभी डेबिट में यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, सो माई बैलेंस कैरिड डाउन विल बी द सेम वैल्यू। ओके, समझाइए आपको। चलिए, अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन आया है वो जाएगा किधर, ये डेबिट में डिफरेंस है तो क्रेडिट में जाना चाहिए। तो क्रेडिट मतलब कौन सा साइड है, लायबिलिटी साइड है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट ऑफ पीयूष एंड अरुण। ठीक है, पीयूष का अमाउंट कितना है 84,313 और इसका अमाउंट है अरुण का 84,312। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 1,68,625। समझ में आया ये आपको? ओके, अभी कैपिटल हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो एट द एंड अभी हमें क्या करना है, यस, बैलेंस शीट को टैली करना है। हमने डबल एंट्री सिस्टम से सारे एडजस्टमेंट कर दिए, सारे इफेक्ट्स भी हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस के वन इफेक्ट के हिसाब से प्रॉपर्ली पास किया है। सो हमारा टोटल भी सही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, लास्ट पोजीशन पे क्या है 5 है, राइट। फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन पे क्या है 2, सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे क्या है 6 + 5 यानी क्या हो गया 11, तो 1 आएगा, कैरिड 1 हो गया। सो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, राइट। तो मेरे लिए क्या हो गया ये 5, कैरिड 1 हो गया। 6 + 7, 7 + 2 9 और 1 क्या हो गया 10 यानी 0, और अगेन क्या हो गया कैरिड 1 यानी कि वैल्यू कितना हो गया 2,05,125। तो आई होप एसेट का भी वैल्यू इतना ही होगा, राइट। यू कैन चेक वंस। 2,05,125 is my final balance of the balance sheet, total value of the balance sheet. Okay, I hope, okay, so we are done with our second question. Now I hope यहाँ तक आपको clear हुआ होगा। Still if you have any doubt please do mention in the comment box. Okay, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज़ आप आपके फ्रेंड्स में SY जैसे कि बच्चों में स्प्रेड कीजिए ताकि उन सबको ये बेनिफिट मिले, वो लोग भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। ऑलराइट, अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी उसमें मैं आपको एक दूंगी सेल्फ असाइनमेंट। ओके, आई एम नॉट टर्मिंग इट एज होमवर्क बिकॉज आप घर से सब पढ़ाई भी कर रहे हो, राइट। सो आई हैव जस्ट गिवन द नेम एज सेल्फ असाइनमेंट। वो सेल्फ असाइनमेंट में मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगी जो आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, इसी तरीके से मैं भी आपको सिखाती जाऊँगी और आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करोगे तो आपके लिए ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, परफेक्टली तैयार हो जाएगा। ठीक, होप यू एन्जॉयड लर्निंग विथ मी। Keep sharing, keep watching, keep learning. Take a very good care of yourself and your family. Thank you so much.